सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सभी को? तो चलिएगा जी, आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास एड्रीनल ग्लैंड्स के बारे में या सुप्रारीनल ग्लैंड्स के बारे में। तो देखिएगा, सबसे पहले जो बेसिकली एड्रीनल ग्लैंड है वो उसका जो ओरिजिन है वो एक्टोमीजोडर्मल है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट है वो चीज क्या ध्यान रखनी है, एक्टोमीजोडर्मल ओरिजिन है। और जो आपके पास में हेड ऑफ द किडनी है, दोनों किडनीज के सरफेस के ऊपर आपके पास बेसिकली ये आपको ग्लैंड नजर आएंगे। तो किडनी के सरफेस पर एग्जैक्टली में आपको नजर आ रहे हैं और एंटीरियर मोस्ट पार्ट में नजर आ रहे हैं, इसीलिए इनका नाम सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से हमने रखा। ऑलमोस्ट 6 to 8 ग्राम्स आपके पास इनका वेट होती है। ऑन एन एवरेज 4 to 6 ग्राम भी कई लोगों के अंदर आपको दिखाई पड़ेगी, लेकिन अगर ओवरऑल पॉपुलेशन में देखें तो 6 to 8 ग्राम आपके पास मिलती है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। चलिएगा, नंबर 2, इस ग्लैंड का जो आउटर रीजन है उसको हम बेसिकली कॉर्टेक्स कहते हैं और इनर पार्ट को हम बेसिकली मेडुला कहते हैं। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स हो गया एक, और एक हो गई एड्रीनल मेडुला। तो दो रीजन आपके पास में डिफाइन कर दिए हमने इस पर्टिकुलर ग्लैंड के, एक आउटर पार्ट की ओर को एड्रीनल कॉर्टेक्स और इनर साइड की ओर को आपके पास एड्रीनल मेडुला। ठीक है जी। तो कॉर्टिकल पोर्शन लिखता है 80 to 90% जो है वो आपके पास डेवलप होती है फ्रॉम द मीजोडर्म ऑफ द एम्ब्रियो। तो ध्यान दीजिएगा, देखने में ऐसा लग रहा है कि बाहर वाला हिस्सा है तो कहीं ना कहीं एक्टोडर्मली डिराइव्ड होना चाहिए, लेकिन जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है वो मीजोडर्मली डिराइव्ड होती है, और जो आपके पास में एड्रीनल मेडुला है वो आपके पास एक्टोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर है। तो ये आपको पक्का से ध्यान देना है। तो एक्टोडर्म से जो बना हुआ आपके पास ये हिस्सा है, मेडुलरी रीजन जो है, ये 10 से 20% होती है, और जो कॉर्टिकल रीजन है वो आपके पास 80 to 90% होती है, जो बेसिकली आपके पास मीजोडर्म से डिराइव करती है। चलें, उसके बाद जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, इस एड्रीनल कॉर्टेक्स की आपके पास में 3 रीजन्स बेसिकली पेरिफेरी टू द सेंटर हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे बाहर की ओर को आपके पास हिस्सा है जिसको आउटर जोन कहा या जोना ग्लोमेरुलोसा, विच इज बेसिकली सिक्रेटिंग द हार्मोन विच इज कैटेगराइज्ड एज द मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। क्लियर है जी। उसके बाद जो मिडल वाला हिस्सा है जो आपके पास सेंटर की ओर को आपको दिख रहा है वो है मिडल रीजन, उसको कहते हैं जोना फेसिकुलेटा, which is secreting a group of hormone which is being termed as the glucocorticoid। ठीक, उसके बाद तीसरा जो सबसे मोस्ट इनर मोस्ट आपके पास रीजन है जिसको हम इनर जोन या जोना रेटिकुलरिस या रेटिकुलेटा कहते हैं, ये आपके पास पर्टिकुलरली एक हार्मोन की कैटेगरी सिक्रीट करता है जिसको हम सेक्स कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, या आपके पास में सेक्स हार्मोन्स की यहां पर कैटेगरीज के बारे में हम मेंशन करते हैं। तो 3 तरह की बेसिक आपके पास लेयर्स हैं या रीजन्स हैं जो एड्रीनल कॉर्टेक्स में आपको नजर आए। सबसे बाहर की ओर को जोना ग्लोमेरुलोसा, बीच में आपके पास जोना फेसिकुलेटा, और उसके बाद में आपके पास सबसे इनर मोस्ट पार्ट दैट इज जोना रेटिकुलेटा। तो हमने एक ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में पढ़ा था। कई लोगों को ये सीरीज याद नहीं रहती है कि आपके पास एग्जैक्टली में ये लेयर किस तरह से है आउटर से लेकर इनर की ओर को। तो जीएफआर, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी सिस्टम में। तो उसी तरह से आप इस चीज को याद कर सकते हैं कि सबसे बाहर आपके पास में ग्लोमेरुलोसा है, उसके बाद फेसिकुलेटा और उसके बाद रेटिकुलेटा। अब देखिए क्या लिखता है, लिखता है
आपके पास जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है उसमें ऑलमोस्ट 40 टू 50 हार्मोन जो है वो आपके पास सिंथेसाइज होते हैं, और ये ज्यादातर जो हार्मोन्स हैं सभी के सभी ये स्टीरॉयड इन नेचर होते हैं। स्टीरॉयड इन नेचर का मतलब है इनका जो सेंट्रल आपके पास कंपोनेंट है वो आपके पास कोलेस्ट्रॉल की रिंग्स होती हैं, इसीलिए बेसिकली इनको हम सेक्स कॉर्टिकॉइड हार्मोन्स कहते हैं या स्टीरॉयड हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है जी, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार भी पूछी गई है कि कभी कभार आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेंगे स्टीरॉयड हार्मोन कौन से हैं, तो हमें ज्यादातर ये चीज याद रह जाती है जो गोनेडल हार्मोन्स होते हैं वो स्टीरॉयडल हार्मोन होते हैं, लेकिन जो ये एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा बनाए गए हार्मोन्स होते हैं ये भी बेसिकली स्टीरॉयडल इन नेचर होते हैं। उसका कारण यही है क्योंकि सेंट्रली जो आपके पास कोलेस्ट्रॉल की रिंग है, कोलेस्ट्रॉल बेसिकली आपके पास फैट है और फैट बेसिकली आपके पास स्टीरॉयड कंपोनेंट्स हैं, तो ये आपको ध्यान देते हुए चलना है। अब बने तो बहुत सारे हार्मोन जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के थ्रू बनकर आए, तो हमने कहा कि 40 टू 50 हो सकते हैं, लेकिन जो एक्टिव आपके पास हार्मोन है वो 7 टू 80 हार्मोन्स हैं, उससे ज्यादा नहीं है, और सभी इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं और उनका कोई रोल एज सच में हमारे को दिखाई नहीं पड़ता है। अब देखेंगे जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड हैं जो बेसिकली आपके पास जोना ग्लोमेरुलोसा ने आपके पास एक कैटेगरी के अंदर सीक्रेट किए थे, उनके अंदर दो हार्मोन आते हैं। पहले हार्मोन का नाम है आपके पास एल्डोस्टेरोन और दूसरे का नाम है डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन। ठीक है जी, तो दो हार्मोन बेसिकली आपके पास सीक्रेट हुए, एक आपके पास एल्डोस्टेरोन और दूसरा आपके पास डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्डोस्टेरोन का बेसिक फंक्शन। तो देखिएगा, हमने इसके बारे में जब एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था तो भी मैंने इस चीज के बारे में बताया था कि इस एल्डोस्टेरोन को हम बेसिकली सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन कहते हैं बिकॉज इट इंक्रीजेस द सोडियम कंसंट्रेशन इनसाइड द प्लाज्मा। तो सिंपली लॉजिक है कि जब भी हमें पर्टिकुलरली बॉडी के अंदर जब ब्लड प्रेशर फॉल कर जाती है तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए बेसिकली आपके पास एक पर्टिकुलर आयन की जरूरत पड़ती है, दैट इज सोडियम आयन। तो सोडियम आयन की क्वांटिटी या कंसंट्रेशन तभी बढ़ सकती है बॉडी के अंदर जब डीसीटी और कलेक्टिंग टिब्यूल या दैट इज मीन बाय द डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल और कलेक्टिंग टिब्यूल पर आपके पास एल्डोस्टेरोन का एक्शन होगा और वहां से बेसिकली इस पर्टिकुलर सोडियम को रीएब्सॉर्ब करवाने में ये बेसिक आपके पास हार्मोन हेल्प करेगी, दैट इज द एल्डोस्टेरोन। इसीलिए इसको सोडियम रिटेनिंग हार्मोन भी कहा जाता है, ये चीज आपको पक्का से याद रखनी है। ये एल्डोस्टेरोन बेसिकली आपके पास में करता क्या है, ये आपके पास जो सोडियम और पोटेशियम के पंप्स होते हैं वहां उन पर्टिकुलर पंप्स को एक्टिवेट करता है डीसीटी और आपके पास कलेक्टिंग टिब्यूल के ऊपर, और हेल्प करता है कि रीएब्सॉर्प्शन हो आपके पास सोडियम आयन की और क्लोराइड आयन की, और आपके पास उसी जगह के ऊपर कहीं ना कहीं जो पोटेशियम होता है जो एक्स्ट्रा आपके पास प्लाज्मा के अंदर पड़ा हुआ होता है उसके एक्सक्रीशन करवाने का रोल ये पर्टिकुलर एल्डोस्टेरोन आपको करने की ट्राई करती है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि सोडियम की कंसंट्रेशन मोर देन नॉर्मल हो जाए आपके पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर, तो इसको हम कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया हो गया। हाइपरनेट्रीमिया से मतलब क्या समझे कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर आपके पास सोडियम की कंसंट्रेशन जरूरत से ज्यादा हो गई है, इसका मतलब एल्डोस्टेरोन जरूरत से ज्यादा आपके पास में प्रोड्यूस कर रही है, ये आपके पास पर्टिकुलर जोना ग्लोमेरुलोसा नाम की लेयर। क्लियर? अगर इसी पर्टिकुलर हार्मोन की आपके पास हाइपोसिक्रीशन हो जाए तो हमें सिंपली पता है कि जो सोडियम आपके पास रीअब्सॉर्ब हो रहा था वो रीअब्सॉर्ब नहीं होगा, उसकी एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाएगी, और जब भी उसकी एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाएगी तो जो यूरिन होगी उस यूरिन के अंदर आपके पास सोडियम आयन और क्लोराइड आयन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। मीन बाय हाइपरटोनिक आपके पास कहीं ना कहीं यूरिन जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो आपके पास ब्लड के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पहले ये चीज कही कि सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिवेट करने के लिए एल्डोस्टेरोन की जरूरत पड़ती है जो डीसीटी और सीटी के ऊपर आपके पास अवेलेबल होती है। तो जैसे ही सोडियम पोटेशियम पंप आपके पास एक्टिवेट होगी, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन होती है, पोटेशियम की एक्सक्रीशन होती है। तो अब अगर आपके पास हाइपोसिक्रीशन है एल्डोस्टेरोन की तो उसका वाइस वर्सा होना शुरू हो जाएगा, सोडियम एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगी और पोटेशियम बॉडी के अंदर आपके पास ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर इसकी क्वांटिटी पोटेशियम आयन की ज्यादा होना शुरू हो जाएगी जो कि आपके पास कहीं ना कहीं जरूरी नहीं है। तो ध्यान देते हुए चलनी है ये चीज, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछी गई है कि सोडियम रिटेनिंग हार्मोन या सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन कौन सी है, तो वो एल्डोस्टेरोन है। और ये एल्डोस्टेरोन बेसिकली आपके पास कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो वाटर का बैलेंस होती है या डिस्ट्रीब्यूशन होती है टिश्यूज के अंदर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस जो है वो आपके पास कहीं ना कहीं मेंटेन करने में ये पर्टिकुलर हार्मोन हेल्प करती है along with the antidiuretic hormone, that is the ADH, that is being released by the posterior pituitary। तो ये पक्का से ध्यान दीजिएगा, इसीलिए ये दोनों हार्मोन जो है वो इंपॉर्टेंट है वाटर और सॉल्ट का बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर। चलेगा,
अब यहां पर हमने डीऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन के बारे में डिस्कशन नहीं किया है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए हम इसको नहीं पढ़ते हैं। क्लियर हो गई जी, चलिएगा। दूसरी लेयर का नाम था आपके पास जोना फेसिकुलेटा। तो जोना फेसिकुलेटा एक कैटेगरी के हार्मोन्स आपके पास रिलीज कर रही थी जिनको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन बेसिकली दो तरह के हार्मोन है जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की कैटेगरी के अंदर आते हैं, एक है कॉर्टिसोल्स और दूसरे आपके पास हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरोन। तो चलिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे कॉर्टिसोल्स के बारे में। तो कॉर्टिसोल्स बेसिकली हमें पहले ही पता लग गया कि जोना फेसिकुलेटा नाम की जो लेयर है वो बेसिकली इन कॉर्टिसोल्स को रिलीज करती है, और ये कॉर्टिसोल्स बेसिकली आपके पास हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरोन के नाम से भी जान जाते हैं। देखिए, इवन दो कि हमने कॉर्टिसोल्स और हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरोन की अलग कैटेगरीज यहां पर डिफाइन की हैं, लेकिन जब ब्रॉडर चीजों को हम देखते हैं तो दोनों हार्मोन का एक्शन बिल्कुल सिमिलर नजर आती है, कोई आपके पास डिफरेंट एक्शन यहां पर एज सच में नजर नहीं आएगी। तो चलिएगा, इन पर्टिकुलर आपके पास जो कॉर्टिसोल्स हैं इन्होंने इफेक्ट क्या आपकी बॉडी के अंदर डाला। तो ध्यान दीजिएगा, ये पर्टिकुलर जो आपके पास में कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन्स हैं या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम की जो कैटेगरी के हार्मोन है, ये आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक इफेक्ट डालते हैं। तो इसका मतलब प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म और फैट का मेटाबॉलिज्म, न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म, सबका मेटाबॉलिज्म करवाने में ये बेसिकली सक्षम आपके पास में हार्मोन है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने एक चीज पहले भी कही है, जब भी क्रॉनिक स्ट्रेस आपके पास हो, बहुत लंबे समय से आप किसी पर्टिकुलर स्ट्रेस से गुजर रहे हो, तो उस दौरान आपकी बॉडी के अंदर जिसको हार्मोन की मात्रा सबसे ज्यादा मिलेगी वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं और वो बेसिकली कॉर्टिसोल्स है। तो कॉर्टिसोल्स क्रॉनिक स्ट्रेस को बियर करने में आपके पास हेल्प करते हैं, और वो किस तरह से करते हैं, वो एक मेटाबॉलिक इफेक्ट डालते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे फैट हो, चाहे न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म पर। तो ध्यान दीजिएगा एक एक जगह पर क्या क्या इन्होंने काम किया। तो देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पर जब भी आपके पास इस पर्टिकुलर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कॉर्टिसोल हार्मोन जो बेसिकली आपके पास प्रोड्यूस हो रही है, वो कार्बोहाइड्रेट का जब भी मेटाबॉलिज्म करवाएगी तो हाइपरग्लाइसीमिया होगा। तो हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या हुआ, ब्लड के अंदर आपके पास शुगर का जो लेवल है या ग्लूकोज का लेवल जो है वो आपके पास जरूरत से ज्यादा हो जाएगी। उसका कारण ये है कि आपके पास ये पर्टिकुलर जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड में कॉर्टिसोल्स होते हैं, लीवर में आपके पास एक पर्टिकुलर इफेक्ट क्रिएट करते हैं जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, एक नया ग्लूकोज जनरेट होगा जो अमाइनो एसिड से आपके पास बनाया इस पर्टिकुलर हार्मोन ने लीवर के अंदर। तो ये पक्का से ध्यान दीजिएगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस होने की वजह से आपके पास जो लीवर में ये प्रोसेस हो रही है उसकी वजह से एक नया ग्लूकोज तैयार होगा, और वो ग्लूकोज ब्लड के अंदर आपके पास जरूरत से ज्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो सकती है। क्लियर। दूसरा आपके पास इफेक्ट नजर आएगी जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म है। तो देखिएगा यहां पर क्या लिखा है, जो कॉर्टिसोल्स होते हैं वो बेसिकली स्टिमुलेट करते हैं प्रोटीन का break down in particular some organs, that is the lymphoid organs। जो lymphoid organ हमारे पास, चाहे वो थाइमस है, lymphoid आपके पास में नोड्स होते हैं, चाहे आपके पास वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, ये सभी आपके पास लिम्फ टिश्यूज है। मसल्स के अंदर, बोन के अंदर और स्किन के अंदर सब जगह पर आपके पास प्रोटीन का एक तरह से कैटाबॉलिज्म करवा रही है। एनाबॉलिक हार्मोन नहीं है ये बेसिकली, इसका मतलब, ठीक है, क्योंकि ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करवाने का काम करवा रहा है। उसके बाद देखिएगा जो फैट का मेटाबॉलिज्म है उसमें बेसिकली आपके पास लाइपोलिसिस को फैसिलिटेट कर, लाइपोलिसिस मीन बाय लिपिड का ब्रेकडाउन करवा रहा है। दूसरा काम क्या करता है, ये प्रमोट करता है आपके पास डेपोजिशन ऑफ फैट बट इन दी सबक्यूटेनियस टिश्यू ओनली। जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज होते हैं, जो स्किन के नीचे आपके पास कोई टिश्यूज मिलते हैं, वहां पर फैट की डेपोजिशन करवाने का काम करता है। लेकिन इसके अलावा जो भी आपके पास जगहों के ऊपर फैट अवेलेबल होगी उस फैट को ब्रेक डाउन करवाने का काम करता है। जब भी फैट ब्रेक डाउन होगी तो भी आपके पास पर्टिकुलर कहीं ना कहीं जो ग्लूकोज है वो फॉर्म होती है, और जब भी ग्लूकोज फॉर्म होगी या फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म होगी तो भी उसके दौरान में हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस होते हैं। तो ये भी चीज आपको ध्यान देते हुए चलनी है। उसके बाद देखिएगा न्यूक्लिक एसिड का जब मेटाबॉलिज्म करवाएगा तो न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म के दौरान में इसने क्या किया, तो देखिए क्या लिखता है, कॉर्टिसोल इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इन ऑल अदर टिश्यूज एक्सेप्ट इन द लीवर। ध्यान दीजिए वर्ड क्या लिखा हुआ है कि हर जगह के ऊपर आपके पास में ये इनहिबिट करता है कि न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होनी चाहिए, लेकिन लीवर के अंदर पर्टिकुलर आपके पास में आरएनए की सिंथेसिस को प्रमोट करने वाला पर्टिकुलर ये हार्मोन है। अब सेकंड पार्ट क्या लिखता है, दिस हार्मोन कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द कोलेजन फाइबर एंड कंट्रोल द लोकल इन्फ्लेमेशन और द एडिमा। ध्यान दीजिएगा क्या लिखता है, जो आपके पास कोलेजन की एक्टिविटी हो रही है, तो कोलेजन बेसिकली एक फाइब्रस कंपोनेंट है, उसकी एक्टिविटी को कंट्रोल करता
करता है और कंट्रोल करने के साथ साथ में आपके पास जो लोकल इन्फ्लेमेशन कॉज हो रही होती है, जिसकी वजह से उस पर्टिकुलर जगह पर कहीं ना कहीं वाटर की डेपोजिशन है या आपके पास कहीं ना कहीं आयनिक डेपोजिशन ज्यादा होना शुरू हो जाती है, रेडनेस आना शुरू हो जाती है, पेन होना शुरू हो जाती है, उस लोकलाइज्ड आपके पास कंडीशन को कहीं ना कहीं खत्म करने में ये पर्टिकुलर आपके पास हार्मोन रोल प्ले करती है। इसका मतलब ये हुआ, ये हार्मोन एक तरह से एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन है, ये आपके पास कहीं ना कहीं इंफ्लेमेशन को कम करता है। अब ध्यान दीजिएगा, आज की डेट में जो ये कोविड 19 के केसेस हैं, इन कोविड 19 के केसेस के अंदर भी बेसिकली हम इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का यूज कर रहे हैं, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बेसिकली यहां पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि सडनली आप यहां पर देखेंगे जब भी कोविड 19 का इंफेक्शन हो रही है तो कहीं ना कहीं लंग अफेक्ट हो रही है, और लंग अफेक्ट हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर लंग के इनसाइड में कहीं पर भी आपके पास पर्टिकुलरली जो न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस है वो नहीं हो पा रही है। सिंपल लॉजिक हुआ ना, क्योंकि आपके पास न्यूक्लिक एसिड कोई भी पर्टिकुलर सिंथेसाइज नहीं हो रहा है आपके पास लंग के इनसाइड में, सिर्फ लीवर के अंदर आपके पास ये सिंथेसाइज करवा सकता है। लेकिन दूसरी चीज एक इंपॉर्टेंट करवा रहा है, इंपॉर्टेंट क्या करवा रहा है, लोकलाइज्ड इंफ्लेमेशन जो आपके पास कहीं ना कहीं किसी एंटीजन के रिस्पॉन्स में हमारे लंग के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, उस इंफ्लेमेशन को सडनली वो स्टॉप करवा सकता है और आपकी इम्यूनिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। तो ध्यान देते हुए चलिएगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आज की डेट में इस कोविड 19 के केसेस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि ये आपके पास में एंटी इंफ्लेमेटरी नेचर आपके पास शो करते हैं। इसके अलावा ये जो कॉर्टिसोल्स होते हैं ये आपके पास अर्थराइटिस या रूमेटिज्म को कंट्रोल करने में भी कहीं ना कहीं आपके पास काम आते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट बात जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि एंटीजन एंटीबॉडी रिस्पांस के बारे में, तो देखिएगा क्या लिखता है, कॉर्टिसोल्स चेक्स द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड कंट्रोल द लोकल एलर्जी, सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज द एंटी एलर्जिक हार्मोन। देखिएगा, जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन एंटर करती है तो उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी आपके पास प्रोड्यूस होगी, दोनों के अंदर आपके पास पर्टिकुलर लड़ाई होती है, वो हो गई आपके पास एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। तो ये एक लोकलाइज्ड अगर हो तो उसको हम बेसिकली कहते हैं एलर्जिक रिएक्शन है। तो एलर्जिक रिएक्शन से भी आपको कहीं ना कहीं ये प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं यही ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जिसके अंदर बेसिकली कॉर्टिसोल सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। इसके अलावा देखिएगा क्या लिखता है, ये जो हार्मोन है या आपके पास कहीं ना कहीं जो आरबीसी का नंबर होती है उसको भी इंक्रीज करवाती है, लेकिन डब्ल्यूबीसी का नंबर आपके पास डिक्रीज करवा रही है। ध्यान दीजिएगा क्या लिखता है, डब्ल्यूबीसी का नंबर आपके पास इंक्रीज करवा रही है। देखिए अब होता क्या है, मान लीजिए जब भी कोई एंटीजन आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो उस समय आपके पास जो डब्ल्यूबीसीज है उनका नंबर सडनली आपके पास ज्यादा हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी का नंबर ज्यादा हो रहा है, ये क्या चीज डिक्टेट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के किसी पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर पस की फॉर्मेशन हो रही है या आपके पास इंफेक्शन हो रहा है। तो उस इंफेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं ये हार्मोन जो है वो आपके पास रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही ये चीज कही ना कि लोकल इन्फ्लेमेशन या एडीमा को कंट्रोल करने के लिए इस हार्मोन का हम यूज करते हैं। इसका मतलब आपकी बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसी है उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करने का काम करेगा, उसके नंबर को कम करने का काम करेगा। इसीलिए कई बार अगर लॉन्गर टर्म तक हम बेसिकली इसी कॉर्टिसोल्स को यूज करते रहें तो इम्यूनो सप्रेशन आ जाएगी, इम्यून सिस्टम आपका अच्छे से काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के डब्ल्यूबीसी जो है उनकी क्वांटिटी लगातार इसको यूज करने पर कम हो सकती है। इसीलिए आज की डेट में देखिएगा कि जिन लोगों को बहुत लंबे समय के लिए कोविड 19 के केसेस के अंदर आपके पास एग्जैक्टली में स्टीरॉइड्स बहुत ज्यादा दिए जा रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी कम हो गई है, लोग बहुत दिनों तक हॉस्पिटलाइज्ड रहते हैं, वहां पर नोजोकोमियल इंफेक्शन मीन बाय हॉस्पिटल इंड्यूस्ड इंफेक्शन, क्योंकि वहां पर एंटीजन बहुत सारे हैं वो भी तो उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, तो उस एंटीजन के अगेंस्ट में आपकी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं प्रोड्यूस कर पाती है और बहुत कॉमनली फंगल इंफेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जो कि आज की में म्यूकर माइकोसिस है। जो कोविड 19 से लोगों को ट्रीट किया जा रहा है तो ट्रीटमेंट के दौरान में ही उन लोगों को, क्योंकि स्टीरॉइड बहुत लंबे समय तक चल रहे हैं और उसकी वजह से इम्यूनोसप्रेशन की वजह से आपके पास कहीं ना कहीं म्यूकर माइकोसिस हो जा रही है, व्हिच इज अ डेंजरस थिंग। तो ये भी आपको ध्यान देना है। लेकिन आपके पास इन कॉर्टिसोल्स का एक और बहुत कॉमन यूज आती है, वो ये है क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेशन करा सकते हैं, इसीलिए आपके पास जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन है उसकी सक्सेस में भी कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये भी चीज ध्यान देते हुए चलना है कि कहीं ना कहीं अगर इनकी एडवांटेज है तो कहीं ना कहीं इनकी डिसएडवांटेज भी है, अगर जरूरत से ज्यादा अगर इनको यूज किया जाता है। तो ये आपको ध्यान देते हुए चलना है। ये चीज समझ आ गई?
चलिएगा, नेक्स्ट देखेंगे हम बेसिकली वो है आपके पास सेक्स हार्मोन या सेक्स कॉर्टिकॉइड या गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में, दैट इज बीइंग रिलीज्ड बाय द जोना रेटिकुलेटर लेयर ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक है जी, तो ये पर्टिकुलर जो हार्मोन आपके पास यहां पर जिनको हम सेक्स हार्मोन या सेक्स कॉर्टिकॉइड्स कह रहे हैं, ये बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटीज के अंदर रिलीज किए जाते हैं। मेल हार्मोन्स को हम बेसिकली यहां पर एंड्रोजन्स का नाम देते हैं और फीमेल हार्मोन का नाम हम बेसिकली एस्ट्रोजन्स नाम देते हैं। ठीक है जी, तो बोथ हार्मोन जो है, चाहे वो आपके पास एंड्रोजन्स हैं चाहे एस्ट्रोजन्स हैं, वो मेन एंड वुमेन दोनों के दोनों आपके पास में सिक्रीट करेंगे, क्योंकि दोनों के पास में जोना रेटिकुलेटा नाम की लेयर है। लेकिन जो स्पेसिफिक सेक्स हार्मोन्स हैं दैट आर बीइंग रिलीज्ड बाय द प्राइमरी गोनेडल ऑर्गन्स, तो ये आपको ध्यान देते हुए चलना है। इसका मतलब ये हुआ जो सेक्स हार्मोन्स हैं आपके पास में पर्टिकुलरली वो मेनली आपके पास प्राइमरी गोनेडल ऑर्गन ही सिक्रीट करते हैं। एड्रीनल ग्लैंड जो आपके पास यहां पर जो हार्मोन सिक्रीट कर रही है वो आपके पास पर्टिकुलर उतनी ज्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन ये हार्मोन फिर भी कुछ ना कुछ आपके पास एक्शन करते हैं। जैसे ये पर्टिकुलर जो आपके पास हार्मोन है, दे कैन स्टिमुलेट द मसल्स, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड द सेक्सुअल बिहेवियर टू एन सर्टेन एक्सटेंट। ज्यादा तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनकी क्वांटिटी जो प्रोड्यूस की जा रही है जोना रेटिकुलेटा के द्वारा वो बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान देनी है, जो मेल सेक्स हार्मोन है दैट इज बीइंग सिक्रेटेड बाय दिस पर्टिकुलर ग्लैंड इज मेनली बीइंग टर्म्ड एज द डीहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरोन। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछी गई है कि डीएचईए जो है वो आपके पास कौन रिलीज करता है, तो जोना रेटिकुलेटा नाम की जो लेयर है एड्रीनल कॉर्टेक्स की, वही पर्टिकुलर इस हार्मोन को सिक्रीट करती है। इट इज अ मेनली द मेल सेक्स हार्मोन दैट इज बीइंग सिक्रीटेड बाय अ पर्टिकुलरली जोना रेटिकुलेटा लेयर ऑफ पर्टिकुलर एड्रीनल कॉर्टेक्स। इसका मतलब ये नहीं है कि ये हार्मोन जो है आपके पास फीमेल में सिक्रेट नहीं हो रहा है, फीमेल में भी सिक्रेट हो रहा है, मेल के अंदर भी सिक्रेट हो रहा है। मेल में इसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, फीमेल में इसकी क्वांटिटी आपके पास में कम होगी। फीमेल सेक्स हार्मोन जो आपके पास प्रोजेस्टेरॉन या एस्ट्रोजन है वो भी आपके पास इसी लेयर के द्वारा आपके पास सिक्रेट किए जाएंगे, लेकिन इनकी भी क्वांटिटी आपके पास बहुत ज्यादा कम रहती है, इसलिए ज्यादा इफेक्ट नहीं डालते हैं। प्राइमरी गोनेडल ऑर्गन के द्वारा जो बेसिकली आपके पास सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस होंगे वही मेनली आपके पास एक्शन करेंगे, ये ज्यादातर आपके पास एक्शन नहीं करते हैं। चलिएगा, उसके बाद सेकंड लेयर थी आपके पास एड्रीनल ग्लैंड की, जिसको हमने एड्रीनल मेडुला कहा था। हमने कहा कि ये एक्टोडर्म से बेसिकली डिराइव होती है। अब ध्यान दीजिएगा, इस एड्रीनल मेडुला के अंदर मेनली एक सेल्स हैं, इन सेल्स का नाम है क्रोमेफिन सेल्स या फेयोक्रोमोसाइट। क्लियर हो गया जी, तो क्रोमेफिन सेल्स या फेयोक्रोमोसाइट जो होते हैं ये बेसिकली आपके पास यहां पर अवेलेबल हैं, जो आपके पास इस एड्रीनल मेडुला के हार्मोन आपको बनाकर देते हैं और वही आपके पास पर्टिकुलरली कुछ एक्शन आपको करते हुए नजर आएंगे। तो देखिएगा जो है ये पर्टिकुलर एड्रीनल मेडुला के हार्मोन हैं, इनको हम कलेक्टिवली कैटेकोलामीन्स कहते हैं। वर्ड क्या यूज किया है, कैटेकोलामीन्स। अब ध्यान दीजिएगा, वर्ड है लास्ट में अमीन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो एड्रीनल मेडुला के हार्मोन्स हैं ये बेसिकली आपके पास अमाइनो एसिड से डिराइव होने वाले हार्मोन है और ये बेसिकली क्रोमेफिन सेल जो है वो आपको सिंथेसाइज कर देगी। जैसे आपके पास यहां पर एक प्रोसेस भी मैंने डिक्टेट की है और इससे क्वेश्चन भी आपको बहुत बार पूछी गई है, तो इस चीज को भूलिएगा मत। जैसे जो मेनली आपके पास में अमाइनो एसिड है वो है आपके पास टायरोसिन, उसकी हाइड्रोक्सिलेशन और डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से आपके पास पहला पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट बनती है जिसको डोपामीन कहते हैं। डोपामीन की हाइड्रोक्सिलेशन जब होती है तो आपके पास नॉरएपिनेफ्रिन बनती है और नॉरएपिनेफ्रिन की मिथाइलेशन की वजह से आपके पास में एपिनेफ्रिन बनती है। तो ये मेनली आपके पास दो हार्मोन है, वन इज द नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेकंड इज द एपिनेफ्रिन। दीज आर द हार्मोन दैट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द क्रोमेफिन सेल्स ऑफ द एड्रीनल मेडुला and these two hormones are collectively being termed as the कैटेकोलामीन्स। कारण क्योंकि ये बेसिकली आपके पास अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है। अब देखिएगा इनके जो एक्शंस होते हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले आई आपके पास एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन भी इसको हम कहते हैं। 80% आपके पास जो हार्मोन है टोटल हार्मोन में से वो यही हार्मोन है। मीन भाई अगर मान लीजिए 100% आपके पास एड्रीनल मेडुला ने पर्टिकुलर हार्मोन सिक्रेट किए तो 80% क्वांटिटी जो है वो आपके पास ऑलमोस्ट एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन की ही है।
तो आपके पास इस हार्मोन को, इमरजेंसी हार्मोन, जो वॉल्टर कैनन है, जिन्होंने होम्योस्टेसिस टर्म भी आपको कॉइन कर दी थी, उन्होंने ही बेसिकली आपके पास एड्रेनलिन को एज एन इमरजेंसी हार्मोन बॉडी के अंदर बताया था, जो आपके पास एक्यूट स्ट्रेस को आपके पास बियर करने में आपकी हेल्प करता है और आपको प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, कि आपको उन इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर कोई भी हार्म नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसको स्ट्रेस बियरिंग हार्मोन भी कहते हैं या एक्यूट स्ट्रेस बियरिंग हार्मोन कहते हैं। अब बात आती है कि ये फंक्शन क्या करेगा, तो इनके फंक्शंस हमने पहले भी डिस्कशन में लाए हैं, जब हमने बेसिकली नर्वस सिस्टम में एएनएस के बारे में पढ़ा था, दैट इज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या विसरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो हमने ये कहा था कि जो एपिनेफ्रिन या आपके पास पर्टिकुलर एड्रेनलिन होती है, वो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का रोल करती है। ब्लड वेसल का डायामीटर आपके पास कहीं ना कहीं ये आपके पास डिक्रीज करवाती है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो जो है वो आपके पास पर्टिकुलरली स्किन के लिए आपके पास कम हो जाती है। लेकिन सेकंड इफेक्ट आपको यहां पर नजर आएगी कि ये हार्मोन वेसोडाइलेटेशन करवाती है, किसकी? ब्लड वेसल ऑफ द ब्रेन, हर्ट, लीवर एंड द स्केलेटल मसल। क्यों? क्योंकि देखिएगा, जब भी आपको कभी भी स्ट्रेस होती है तो सडनली आपकी ब्रेन को जरूरत से ज्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट है, लीवर को ब्लड की रिक्वायरमेंट है, स्केलेटल मसल को ब्लड की रिक्वायरमेंट है। तो उस जगह पर आपके पास में वेसोडाइलेशन मीन बाय द ब्लड वेसल का डायमीटर आपके पास में इंक्रीज करवाती है, ताकि उस जगह पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपको ज्यादा मिल सके और स्ट्रेस के दौरान में आप ज्यादा वर्किंग एफिशिएंसी आपके पास प्रोड्यूस कर सकें। नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये क्या लिखता है कि इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट एंड द कार्डिक आउटपुट, सो इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। मैंने ये चीज कॉमनली बता दी थी पहले भी कि जब भी वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होती है तो पेरिफेरल ब्लड वेसल की जो आपके पास पर्टिकुलर वॉल्स होती हैं, उनके ऊपर जो ब्लड है वो जरूरत से ज्यादा प्रेशर लगाना शुरू कर देता है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर आपके पास इंक्रीज कर जाएगी। ब्लड प्रेशर इंक्रीज करने का यहां पर कारण यहां पर बताया हुआ है कि कार्डिक आउटपुट या हार्ट रेट जो है वो आपके पास में इंक्रीज हो जाएगी। इसकी मैं आपको पहले भी चीज बता चुका हूं कि जब भी वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो वापस से ब्लड कहां पर आएगा? हार्ट के अंदर। हार्ट में जरूरत से ज्यादा ब्लड हो जाएगी और उसको बाहर निकालने के लिए नेचर को कहीं ना कहीं जो हार्ट रेट होगी उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। हार्ट रेट अगर बढ़ जाएगी तो कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाएगी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान देते हुए चलना है। चलिएगा, इसके अलावा देखिएगा क्या लिखता है। इसके अलावा लिखता है ये हार्मोन जो है वो ट्रैकिया और ब्रोंकाई की मसल को आपके पास स्टिमुलेट कर उसको रिलैक्स करवाने का काम करता है। अब याद करिएगा, मैंने कहा था कि एड्रेनलिन के दो एक्शन होते हैं, एक है वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन दैट इज अकरिंग इन द पेरिफेरल ब्लड वेसल्स एंड सेकंड इज द ब्रोंकोडाइलेटेशन। ब्रोंकोडाइलेटेशन का मतलब क्या हो? ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल का डायामीटर को इंक्रीज करने का काम करता है, ताकि आप नॉर्मली जितनी ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं उससे थोड़ा ज्यादा ऑक्सीजन को इनहेल कर सकें। तो इस पर्टिकुलर हार्मोन का यूज हम अस्थमा की ट्रीटमेंट के दौरान में करते हैं, क्योंकि अस्थमा बेसिकली क्या होती है? ब्रोंकियल मसल का स्पाज्म हो जाना। तो ब्रोंकियल मसल का स्पाज्म अगर हो जाए तो उस दौरान में बहुत कॉमनली हम एड्रेनलिन को इंजेक्ट करते हैं, क्योंकि एड्रेनलिन जो होती है वो कहीं ना कहीं ब्रोंकोडाइलेटर है। तो ये भी आपको पक्का से ध्यान देना। इसके अलावा यही एड्रेनलिन जो होती है वो जो प्यूपिल होते हैं आपके आईज के, उनको डायलेट करवाने का काम करती है। ये भी आपको पक्का से ध्यान देना। इसके अलावा इट कॉन्स्ट्रिक्ट द एरेक्टर पिलाई मसल्स ऑफ द हेयर एंड हेयर आर बेसिकली रेज। तो आपने देखा होगा जब भी आपको डर लगता है तो आपके जो बेसिकली आर्म के हो हेयर, चाहे लेग्स के हेयर हो, बेसिकली रेज कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपके पास जो स्किन के अंदर इरेक्टर पिलाई मसल होती है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करवाने के लिए ये बेसिक आपके पास एड्रेनलिन नाम का हार्मोन आपके पास रिस्पॉन्सिबल है। तो ये भी आपको पक्का से ध्यान देना है। इसके अलावा देखिए क्या लिखता है, इट चेक द सिक्रीशन ऑफ द सलाइवा एंड रिड्यूसेस द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल। आपने देखा होगा जब भी आपको डर लगता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपने पेट सिकुड़ लिया है ना, ऐसा लगेगा कि आपसे बेसिकली अभी सांस नहीं ली जा रही है क्योंकि पेट अंदर चला गया है। तो देखिए पेट अंदर क्यों चला गया? क्योंकि आपके पास जो पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी, जो नॉर्मल एक्टिविटी आपके पास एलिमेंट्री कैनाल की हो रही थी, उसको रिड्यूस करवा देती है ये एड्रेनलिन। तो ये भी आपको पक्का से ध्यान देते हुए चलना। अब देखिएगा इसका एक और इंपॉर्टेंट इफेक्ट आपको नजर आएगा, वो क्या है? देखिए एक मॉलिक्यूल जब भी एड्रेनलिन का बॉडी के अंदर आपके पास प्रोड्यूस होती है तो उस दौरान में 1 मिलियन यूनिट आपके पास ग्लूकोज की तैयार होती है। देखिए अब वो ग्लूकोज की रिक्वायर्ड है, वो इसलिए रिक्वायर्ड है क्योंकि स्ट्रेस के दौरान में आपका सेल जो है वो बहुत जल्दी से ग्लूकोज को कंज्यूम करना शुरू कर देता है, ताकि आपको एनर्जी वो प्रोवाइड करता रहे, ताकि आप उस स्ट्रेस को बियर कर सकें और आपके सेल की डेथ ना हो। तो एड्रेनलिन जो है, मान लीजिए अब आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, खाना आपने खाया नहीं है, स्ट्रेस आपको हो जा रही है, और जब स्ट्रेस हो जा रही है तो बेसिकली
बेसिकली ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन लगातार कर रही है। तो एड्रेनलिन क्या करवाती है, एड्रेनलिन जब भी आपके पास बॉडी के अंदर इंक्रीज होगी तो उस दौरान में एक आपके पास यूनिट जो है आपके पास में एड्रेनलिन की वो 1 मिलियन यूनिट आपके पास ग्लूकोज की तैयार करवा कर देगा, ताकि सेल को ग्लूकोज की कमी नहीं होनी चाहिए, एटीपी की प्रोडक्शन लगातार होती जानी चाहिए ताकि आप उस स्ट्रेस को बियर कर सकें। तो ये पक्का से ध्यान दीजिएगा कि एड्रेनलिन जो है वो भी हाइपरग्लाइसीमिया प्रोड्यूस कर सकती है। इट कैन लीड टू डायबिटीज मेलाइटिस, अगर ये लगातार बढ़ी हुई रहे और आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस जो है वो बियर आप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये पक्का से ध्यान देते हुए चलना, क्योंकि आपके पास में ये क्वेश्चन पहले भी पूछी गई है कि हाइपरग्लाइसीमिया एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन आपके पास कॉज कर दे सकती है। क्लियर हो गई जी। और अगर लगातार ही ऐसी एक्यूट स्ट्रेस मेंटेन रहे तो आपके पास कहीं ना कहीं पर्टिकुलर क्या चीज हो जाएगी, डायबिटीज मेलाइटिस। अब देखिएगा, क्योंकि ये आपके पास जो एक्यूट स्ट्रेस है उसको बियर करने में कहीं ना कहीं आपके पास हार्मोन है, स्ट्रेस से आपको बचाता है, इसीलिए इसको लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। क्योंकि ये शॉक्स जो आपको लगते हैं, सडनली आपको कोई शॉक लग गया, मान लो किसी की डेथ की खबर आ गई, मान लीजिए डेथ की खबर भी नहीं है, आपको सडनली कोई एक अच्छी न्यूज मिल जाती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, तो उस दौरान में भी वो एक तरह का बॉडी के लिए क्या हो गया, शॉक हो गया, एक तरह से इमरजेंसी कंडीशन आ गई है। तो उस इमरजेंसी कंडीशंस को अवेल करने के लिए कहीं ना कहीं बॉडी को बियर करनी है वो, तो उसको बियर करने के लिए आपकी बॉडी के अंदर नेचर ने एक हार्मोन बनाकर आपको दिया हुआ है जिसका नाम है बेसिकली आपके पास एड्रेनलिन। तो ये आपको पक्का से ध्यान देते हुए चलना है। अब इस एड्रेनलिन हार्मोन को हम बेसिकली 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ट्रिपल एफ हार्मोन। अब ट्रिपल एफ हार्मोन इसको क्यों कहा गया, क्योंकि आपको 3 कंडीशंस के आपको बचाने की कोशिश करता है, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। ठीक है जी। तो फाइट का मतलब लड़ना, फ्लाइट का मतलब उड़ना और फ्राइट का मतलब डरना। तीनों कंडीशन में अगर आपके पास कोई भी कंडीशन अवेलेबल होती है तो उस कंडीशन के दौरान में आपको उस कंडीशन से प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली इस हार्मोन की आपको जरूरत पड़ती है। तो ये आपको पक्का से ध्यान देते हुए चलना है, क्योंकि एड्रेनलिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। क्लियर हो गई जी। इसके अलावा देखिएगा इस हार्मोन का एक इंपॉर्टेंट रोल और होती है, वो ये है कि ये हार्मोन जब भी बॉडी के अंदर रिलीज होगी तो उस दौरान में क्लॉटिंग को आपके पास में प्रिवेंट करती है। क्या करती है, जो भी आपके पास क्लॉटिंग हो रही होती है उसको प्रिवेंट करने में कहीं ना कहीं ये आपके पास काम करती है। और इसका मेन रोल आती है जिस दौरान में पार्चुरेशन हो रही होती है, तो उस पार्चुरेशन के दौरान में आपके पास यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करने में भी ये पर्टिकुलर हार्मोन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये भी आपको पक्का से ध्यान देते हुए चलना है, क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चन पहले पूछा गया। अब एक और आपके पास हार्मोन बच गया जो एड्रिनल मेडुला ने आपको बनाकर दिया, जिसका नाम था नॉर एड्रेनलिन या आपके पास नॉर एपिनेफ्रिन। तो एक चीज ध्यान देकर चलिएगा, ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही फंक्शन करता है जैसा आपके पास एड्रेनलिन करती है। लेकिन ध्यान दीजिए, जब एक्यूट स्ट्रेस आई थी तो उस एक्यूट स्ट्रेस से बचाने में बेसिकली आपके पास एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन ने रोल प्ले की थी। इसका मतलब वो आपको एक्यूट स्ट्रेस से बचाने वाला हार्मोन था। अब उस दौरान में आपके पास होगा क्या, हार्ट रेट इंक्रीज कर गई, ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर गया। अब देखिए, नॉर्मल कंडीशन में अगर आप बैठे हैं, कोई भी पर्टिकुलर आपको स्ट्रेस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रही है, तो ये चीज समझ लीजिए कि उस दौरान में नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन की क्वांटिटी आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो गई है। इसका भी फंक्शन बिल्कुल सिमिलर है, ये एक वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ब्लड प्रेशर को आपके पास इंक्रीज कर पाता है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, इट डज नॉट कॉन्स्ट्रिक्ट द कोरोनरी आर्टरी ऑफ द हार्ट। ध्यान दीजिए, कोरोनरी आर्टरी जो है वो आपके पास कहीं ना कहीं ब्लड की सप्लाई कर रही है आपके हार्ट को। ठीक है। अब ये कोरोनरी आर्टरी बेसिकली अगर हार्ट के अंदर उसका डायामीटर अगर कम हो जाए तो इसका मतलब है ब्लड उतना ज्यादा आपके पास ऑक्सीजनेटेड हार्ट की वॉल तक नहीं पहुंच पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल कंडीशन में आप ज्यादा रहते हैं, आप स्ट्रेस की कंडीशन में हमेशा थोड़ी रह रहे हैं कि सडनली कोई एक्यूट स्ट्रेस या सडन कोई शॉक आ जाता है। आपकी बॉडी नॉर्मल कंडीशन में ज्यादा रहती है, स्ट्रेस की कंडीशन में कम रहती है। तो नॉर्मल कंडीशन में हमेशा नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन ही प्रोड्यूस होती है, जो कभी भी कोरोनरी आर्टरी की आपके पास डायामीटर को कम नहीं करती है, इसलिए हार्ट अच्छे से फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर पाता है। अब बात आती है कि इरेगुलर सिक्रीशंस अगर आपके पास ये पर्टिकुलर एड्रीनल हार्मोन्स की हो जाए तो दो ही तरह की इरेगुलर सिक्रीशन हो सकती है, या तो उसकी कमी हो जाए या तो वो बढ़ जाए। तो देखेंगे सबसे पहले, जब भी आपके पास हार्मोन की कमी हो जाती है, मीन बाय
हाइपोसिक्रीशन। तो एक डिजीज का नाम है एडिसन्स डिजीज, इसको हम हाइपोएड्रेनलिज्म के नाम से जानते हैं। अब ये क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि एड्रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा जो बेसिकली हार्मोन बनाए गए हैं उनकी आपके पास कमी हो गई है। वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? इट इज बेसिकली कॉज्ड ड्यू टू द हाइपोसिक्रीशन ऑफ द कॉर्टिकोइड हार्मोन्स ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड फॉलोड बाय सम सिम्पटम्स ऑफ द एडिसन डिजीज। हाइपोएड्रेनलिज्म, ठीक है जी, एडिसन डिजीज हो रही है ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ दी हार्मोन दैट इज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जब भी बॉडी के अंदर कम हो जाती है तो डिजीज प्रोड्यूस होती है जिसको हम एडिसन डिजीज कहते हैं। और जब भी आपके पास में हाइपोसिक्रीशन हमें मालूम है कि एल्डोस्टेरोन की होगी तो उस दौरान में बॉडी से सोडियम जो है वो ज्यादा आपके पास में एक्सक्रीट कर दिया जाएगा और बॉडी के अंदर आपके पास पानी की भी कमी होना शुरू हो जाएगी। ब्लड प्रेशर उस दौरान में आपके पास कहीं ना कहीं रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा और कहीं ना कहीं जो हैंड की स्किन है, नेक की स्किन है और फेस की स्किन है वो ब्रॉन्ज कलर की आपके पास में होना शुरू हो जाती है। उसके बाद सेकंड देखिएगा क्या लिखता है, अगर इस पर्टिकुलर हाइपोसिक्रीशन में आपको एक और चीज दिखाई पड़ सकती है दैट इज द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया आपको हो सकता है। इन दिस डिजीज patient may die, so hormone of the adrenal glands are basically being termed as the life saving hormone। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि देखिए हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए तो भी एक प्रॉब्लम जनरेट हो गई ना, वो भी बॉडी के लिए एक स्ट्रेस है। बॉडी के लिए स्ट्रेस है, इसका मतलब क्या है, उस दौरान में आपकी बॉडी सडनली क्या चीज प्रोड्यूस करेगी? एड्रेनलिन ना। तो एड्रेनलिन क्या कर रही थी? आपकी लाइफ को सेव करने का काम कर रही थी। हमने ये थोड़ी देर पहले ये चीज कही थी, जब भी एड्रेनलिन प्रोड्यूस होती है तो ग्लूकोज की क्वांटिटी वो बढ़ा देता है और जब भी ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो सेल को ग्लूकोज मिल जाएगा, सेल ग्लूकोज को आपके पास यूटिलाइज कर आपको एनर्जी दे देगा। तो हाइपोग्लाइसीमिया को ओवरकम करने का काम भी बेसिकली कहीं ना कहीं आपके पास में एड्रीनल मेडुला के हार्मोन आपको कर दे देते हैं। मान लीजिए एड्रीनल कॉर्टेक्स अच्छे से काम नहीं भी कर रही है तो भी आपकी लाइफ सेव हो सकती है। हमें यहां से ये चीज समझ आ रही है, तो ये चीज आपको पक्का से ध्यान देनी है। पहली आती है आपके पास एडिसन डिजीज, क्लियर। दूसरा, अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए तो हाइपर सिक्रीशन में आपके पास कौन सी डिजीज प्रोड्यूस होगी? तो उसका नाम है बेसिकली कशिंग डिजीज या कशिंग सिंड्रोम। डिजीज नहीं, कशिंग सिंड्रोम। तो ध्यान दीजिएगा, इट इज बेसिकली ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की हाइपर सिक्रीशन की वजह से कशिंग सिंड्रोम प्रोड्यूस हुआ। अब यहां पर क्या हुआ देखिएगा, बॉडी इंक्रीजेज ब्रेथ वाइज, ठीक है जी। तो मीन बाय आपके पास में ब्रेथ ऑफ द बॉडी जो आपके पास इंक्रीज होना चाहिए, बॉडी ब्रॉडर होना शुरू हो जाएगी क्योंकि एक्सेसिव फैट की आपके पास अंडर द स्किन जो है वो आपके पास डेपोजिशन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से मून फेस अपीयरेंस आती है। इसको फिश माउथ कहते हैं या बफेलो हम्प के नाम से हम बेसिकली जानते हैं। चौड़ाई जो है वो बॉडी की इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। प्रोटीन कैटाबॉलिज्म आपके पास बॉडी में इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। इरेगुलर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी स्किन की या बोन्स की आपके पास यहां पर, और हाइपरग्लाइसीमिया आपके पास यहां पर होता हुआ बहुत कॉमनली आपको नजर आएगा। अमाउंट ऑफ द सोडियम एंड द वाटर इंक्रीजेस इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। सिंपल ही है, आपके पास सोडियम और आपके पास वाटर जो है वो आपके पास कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से एडीमा होगी और इसी वजह से ब्लड प्रेशर आपके पास में इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान देते हुए चलना। दूसरी एक और डिजीज आती है जिसको हम कहते हैं कॉन्स डिजीज, दैट इज आल्सो बीइंग टर्म्ड एज द प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म। इट इज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ द मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। तो जब भी आपके पास मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की मात्रा बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएगी तो हमें सिंपली पता है कि आपके पास एक डिजीज प्रोड्यूस होगी जिसका नाम कॉन्स डिजीज है, जिसके अंदर सोडियम और आपके पास पोटेशियम का बैलेंस बॉडी के अंदर उतना मेंटेन नहीं हो पाएगा जितना मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि अगर जरूरत से ज्यादा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड प्रोड्यूस हुए तो जरूरत से ज्यादा सोडियम रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा पोटेशियम बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, जो आपके पास इरेगुलरिटीज नर्वस सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस कर सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मसल जो है वो आपके पास कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में ज्यादा रहेगी, मसल वीक होना शुरू हो जाएगी, हाइपरटेंशन आपके पास हो सकती है और हाइपोकैलीमिया आपके पास यहां पर ऑब्जर्व होगी। तो ये सारी की सारी चीजें आपको बहुत कॉमनली नजर आएंगी। इसके अलावा एक पर्टिकुलर सिंड्रोम के बारे में बात करता है जिसको हम एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम या एड्रीनल विरिलिज्म या सूडो हर्मेफ्रोडाइट के नाम से जानते हैं। देखिएगा यहां पर क्या चीज के बारे में लिखा है, लिखता है इन दिस केस गर्ल्स डेवलप मेल कैरेक्टर, एग्जांपल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपके पास स्टॉप हो जाएगी, यूट्रस एंड ओवरी का साइज जो आपके पास रिड्यूस हो जाएगा, क्लाइटोरिस जो है वो आपके पास में एनलार्ज हो जाएगी,
ये सारे के सारे फीचर क्यों आए? वो सारे के सारे फीचर यहां पर इसलिए नजर आ रहे हैं कि जो आपके पास एड्रीनल ग्लैंड है, उसकी जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, एड्रीनल कॉर्टेक्स की जोनल रेटिकुलेटा नाम की जो लेयर है, वो आपके पास कहीं ना कहीं उसके अंदर एक्सेसिव ग्रोथ होना शुरू हो गई है, या माइटोटिक एक्टिविटी आपके पास ज्यादा होना शुरू हो गई है। और अगर यही चीज फीमेल की बॉडी के अंदर हो रही है, तो उसकी बॉडी के अंदर आपके पास मेल सेक्स हार्मोन की क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी एज कंपैरिजन टू फीमेल सेक्स हार्मोन। इसीलिए जो फीमेल के जो फीचर्स होते हैं वो आपके पास स्टॉप होना शुरू हो जाएंगे और मेल के फीचर यहां पर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे आपके पास सोमैटिक हेयर की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है बॉडी के सरफेस के ऊपर, बियर्ड एंड माउस्टैचेस आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। ये सारे के सारे सिम्टम्स अगर आपके पास आना शुरू हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं हिरूटिज्म हो गया। तो हिरूटिज्म बेसिकली आपके पास में फीमेल का एक डिसऑर्डर है। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए जोना रेटिकुलेटा नाम की लेयर जो है वो मेल की बॉडी के अंदर आपके पास ज्यादा एक्टिव हो जाती है, तो मेल की बॉडी के अंदर फीमेल सेक्स हार्मोन की क्वांटिटी आपके पास ज्यादा हो जाएगी और उस मेल के अंदर एक फीचर आपके पास नजर आएगी, वो है आपके पास डेवलपमेंट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड which is leading to a disorder that is being termed as the gynecomastia। चाहे gynecomastia हो चाहे हिरूटिज्म हो, ये दोनों डिसऑर्डर्स हम इकट्ठे पढ़ते हैं दैट इज द एड्रीनोजेनाइटल सिंड्रोम्स के अंदर या एड्रीनल विरिलिज्म में या सूडो हर्मेफ्रोडाइट्स के अंदर। तो ये आपको ध्यान देते हुए चलना है कि ये सारे के सारे जो डिसऑर्डर्स हैं ये आपके पास किसके हैं? पर्टिकुलर एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड आपको मिलेंगे। चलेगा, यहां पर एक और चीज के बारे में दिखता है, देखिएगा, if in male androgens are present in excess amount it will develop enlargement of the penis। पेनिस की एनलार्जमेंट हो जाएगी कि एंड्रोजन आपके पास मेल के अंदर जरूरत से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इस डिफेक्ट को हम कहते हैं मैक्रोजेनाइटोस्टोमिया। वर्ड की क्या यूज किया? मैक्रोजेनिटोसोमिया। क्लियर हो गया जी वर्ड। एड्रीनल ग्लैंड का एग्जैक्ट में जो नाम है उसको कहते हैं 3F4S ग्लैंड। 3F4S। तो 3F हमने वर्ड यूज किया था एड्रीनल कॉर्टेक्स के लिए और 4S वर्ड जो है वो है एड्रीनल मेडुला के लिए। तो 4S में S4 कौन से आए? वो आए पहला शुगर मेटाबॉलिज्म, सेकंड सॉल्ट रिटेंशन, थर्ड सेक्स हार्मोन एंड लास्ट इज द स्ट्रेस रिएक्शन। तो ये सभी की सभी चीजें आपके पास पर्टिकुलर एड्रीनल मेडुला से रिलेट करती हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स से नहीं। तो एड्रीनल कॉर्टेक्स के लिए 3F और एड्रीनल मेडुला के लिए 4S। इसलिए एड्रीनल ग्लैंड को हम इकट्ठा कर 3F4S ग्लैंड के नाम से जानते हैं। तो ये चीज आपको पक्का से ध्यान देते हुए चलनी है। अब देखिएगा, यहां पर एक पर्टिकुलर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने दिखाया हुआ है, तो ध्यान दीजिए जरा। हमने जब हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था एड्रीनल कॉर्टेक्स की जो वर्किंग एफिशिएंसी आती है वो तभी आ पाएगी जब एड्रीनल पर्टिकुलर जो हार्मोन्स हैं दैट इज द ACTH, that is adrenocorticotropic hormone that is being secreted by anterior pituitary। वो एंटीरियर पिट्यूटरी अगर वो हार्मोन रिलीज करेगी तभी जाकर एग्जैक्टली में आपके पास एड्रीनल कॉर्टेक्स वर्क करेगी। लेकिन हाइपोथैलेमस के पास में कंट्रोल है, क्योंकि हाइपोथैलेमस के पास में एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन, अगर वो हार्मोन वहां से रिलीज होगा तभी एंटीरियर पिट्यूटरी से ACTH रिलीज होगी, तभी जाकर एड्रीनल कॉर्टेक्स अपना वर्क करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एड्रीनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं वो भी नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक के अंदर ही काम करते हैं। अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा बॉडी के अंदर हो जाएंगे तो हाइपोथैलेमस से इनहिबिटिंग हार्मोन आपके पास रिलीज होना शुरू हो जाएगा, और अगर बॉडी के अंदर इसकी कमी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस जो है वो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन जो है जरूरत से ज्यादा आपके पास सिक्रीट करना शुरू करेगा, ताकि ACTH जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज जो है वो जरूरत से ज्यादा हो, एड्रीनल कॉर्टेक्स जरूरत से ज्यादा स्टिमुलेट हो और आपके पास में उन हार्मोन का नंबर आपके पास इंक्रीज हो सके जो आपके पास पर्टिकुलर एड्रीनल कॉर्टेक्स से बॉडी सिक्रीट करवा रही है। तो ये चीज भी आपको पक्का से ध्यान देते हुए चलनी है। पर एक चीज पक्का से ध्यान देनी है, जो आपके पास एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज हो रहा है ना, वो सिर्फ एड्रीनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा, एड्रीनल मेडुला से उसका कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो गया? इसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट और है, जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो आपके जोना ग्लोमेरुलोसा से आपके पास रिलीज हो रहे थे, उसको भी पर्टिकुलर ACTH जो है वो आपके पास अफेक्ट डायरेक्टली नहीं करती है। उस पर्टिकुलर आपके पास मिनरेलोकॉर्टिकॉइड की सिक्रीशन को कंट्रोल करने का काम आपके पास किडनीज के जो आपके पास जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं वहां से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है दैट इज रेनिन। वो रेनिन आपके पास इस पर्टिकुलर हार्मोन की आपके पास
पर्टिकुलर एक्शंस को कंट्रोल करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये भी कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन वैसे इतना ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन पूछेंगे। एसीटीएच का एक्शन किसके ऊपर नहीं आपको नजर आएगी? तो एड्रीनल मेडुला पे कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ एड्रीनल कॉर्टेक्स के ऊपर एक्शन नजर आएगी, एड्रीनल मेडुला पर नहीं आएगी।